गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की क्लासेस रेगुलर वे में चल रही हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीपीसी में, आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी जेई में, अदर्स एग्जाम में, रेलवे के अदर्स एग्जाम में, उनमें सब में आए हुए जो क्वेश्चन रहते हैं वो सब डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन जनरली रहते हैं, 20-25। बट जो आज का सेशन रहने वाला है उसमें सारे ग्रुप डी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में, जो जिसका एग्जाम 2022 में वो होने वाले हैं। तो आप अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये जो मौका है ये बार बार मौका नहीं मिलने वाला है। आप तो देख ही रहे हैं बीते दिनों में कि कितने दिन के बाद एग्जाम हो रहे हैं, एग्जाम के बाद कोर्ट केस दुनिया भर का ये सब चलता रहता है। तो ऐसा ना हो कि ये मौका आपके हाथों से जाने पाए। तो उसके लिए आप प्रॉपर वे में अच्छे से पढ़िए, पूरा दिन पढ़िए, कहीं कहीं कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ो। अब पढ़ने के लिए कंटेंट की बात रही तो ओरिजिनल कंटेंट पढ़ो। जैसे हम जो करवा रहे हैं ये पूरा ओरिजिनल पेपर है, तो वो पढ़ते रहिए, वो करते रहिए। अदरवाइज जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उसके लिए बुक आप ओरिजिनल कंटेंट पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जैसे और टेस्ट देते रहो और उसका एनालिसिस करते रहो। चलो अब बट आप लोग शेयर नहीं करते हो क्लास को, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखो, श्वेत प्रकाश का वह घटक जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक विचलित मतलब सबसे अधिक फैलता है। विचलन मतलब क्या समझ रहे हो आप? विचलित होता है, विचलित मतलब फैलना मतलब सबसे अधिक जो फैलता है। क्वेश्चन आसान है, आप सभी कर लोगे, आप तैयारी कर रहे हो तो कर लोगे अच्छे से। बट इसके बारे में और चीजें जान लो। जो सबसे कम फैलेगा, सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित होता, तो वो कौन सा कलर रहेगा आपका? वो रहेगा रेड, लाल रहेगा। क्या है लाल रहेगा? क्यों रहेगा? इस वजह से क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। इसकी क्या ज्यादा होगी? इसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, मतलब लैम्डा ज्यादा होगा। लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। तरंग दैर्घ्य इसकी लाल की ज्यादा होगी, इस वजह से ये विचलित कम होगा। और सबसे अधिक, अब देखो विचलन सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे अधिक विचलन होगा किसका? तो वो किसका होगा? वो बैंगनी कलर का होगा। किसका? बैंगनी कलर, बैंगनी रंग का विचलन मतलब सबसे ज्यादा फैलाव होगा। सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? सबसे ज्यादा फैलेगा कौन? इसका मतलब फैलना होता है बैंगनी का होगा। क्या है विचलन सबसे ज्यादा? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य, इसका क्या, जो लैम्डा होगा ये कम होता है, तरंग दैर्घ्य इसकी कम होगी। क्या कम होगी? तरंग दैर्घ्य कम होगी। तरंग दैर्घ्य इसकी कम होगी। अब इसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी तो इसमें फैलाव ज्यादा होगा। इसी वजह से आपने, अगर रेड की बात करें, रेड में क्या क्या नोटिस किया होगा? रेड में ये नोटिस किया, जैसा सिग्नल पे आपने देखा होगा कि लाल कलर का सिग्नल बहुत दूर से दिखेगा आपको। ये इस वजह से दिखेगा क्योंकि इसका फैलाव बहुत कम होता है। इसका फैलाव कम होगा। बैंगनी कलर दूरी बढ़ते वो बिल्कुल इतना ज्यादा फैलाव होता है कि वो पता नहीं चलता है। अब इसमें और एक क्वेश्चन बनेगा ये रेड में कि तरंग दैर्घ्य तो इसकी ज्यादा होगी, बट ऊर्जा की बात करेगा, एनर्जी की बात करेगा। तो देखो इसको याद करने का तरीका ये है, लाल में तरंग दैर्घ्य ज्यादा, बाकी सब कम। तरंग दैर्घ्य ज्यादा, बाकी सब कम होगा। तरंग दैर्घ्य तो ज्यादा होगी लाल में,
बाकी सब कम होगा, बाकी सब चीजें कम होंगी। अब बैंगनी का देख लो, बैंगनी में भी पूछता है कि इसकी तरंग दैर्ध्य तो कम होगी, तरंग दैर्ध्य तो कम होगी, बाकी सब चीजें क्या होंगी, तरंग दैर्ध्य कम, बाकी चीजें ज्यादा। बाकी चीजें मतलब जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा, बाकी कुछ भी पूछे, तरंग दैर्ध्य छोड़ के बाकी कुछ भी बैंगनी का पूछे, आपको ज्यादा मार के आना है, ज्यादा मार के आना है। तो इसका जो पूछा है विचलन, क्या पहला सबसे अधिक विचलन होगा, तो सबसे अधिक फैलाव विचलन किस में होगा, अभी हमने बताया सबसे ज्यादा विचलन किस में होगा, बैंगनी कलर का होगा। बैंगनी कलर का मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पर अपना आंसर कौन सा रहेगा, आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी सही हो जाएगा, बैंगनी कलर का। चीजें आप नोट भी करते चलिए, समझने के साथ साथ एक शॉर्ट नोट, पतला सा नोट्स बना लीजिए, उस पर लिखते चलिए, लिखोगे प्रॉपर रिवाइज करोगे चीजें याद रहेंगी, ऐसे पता चले आप देख लोगे फिर उसके बाद में भूल जाओगे। तो इस वजह से एक पतला सा नोट्स बना लो, उस पर लिखते चलिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब दिख रहा होगा सही ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है, मानव पुरुषों में वृषण, वृषण मतलब टेस्टिस, टेस्टिस, वृषण उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर अंडकोश नामक थैली में क्यों मौजूद होते हैं, क्यों मौजूद होते हैं। अब देखो अंडकोश की कभी कभी संख्या पूछ लेगा तो कितनी होगी, 2 ठो, अंडकोश की संख्या पूछ लेगा तो 2 ठो होगी। तो देखो कह रहा है मानव पुरुष में वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश नामक थैली में क्यों मौजूद होते हैं। तो ये मौजूद इस वजह से होते हैं कि बॉडी से 2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कम रहता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका कम रहता है, इस वजह से ये बॉडी से बाहर रहता है। ये चीज जाननी बहुत जरूरी है आपको। तो देखो अब ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन है, यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। देखो अब वो ये कह रहा है कि बाहर क्यों होता है, बाहर होने का रीजन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा मतलब उसमें प्रोसेस का क्या होता है वो नहीं पूछ रहा, उसमें ये पूछ रहा है, कह रहा है कि बाहर क्यों होता है। तो बाहर होने का रीजन ये नहीं है बिल्कुल भी कि शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ो, यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री कम तापमान बनाए रखने में मदद करता है। यही तो हम बताए थे कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन तो आपका बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे भी पढ़ लीजिए, यह शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक रक्त वाहिकाओं द्वारा प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की जाती है, ऐसा भी कुछ नहीं करता है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर का कम दबाव बनाए रखने में मदद करता है, ऐसा भी कोई काम नहीं करता कि दबाव कम करने में मदद करता हो। इसका काम क्या होता है, यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर में 2-3 डिग्री कम तापमान बनाए रखने में मदद करता है, ये काम होता है शुक्राणु के बाहर होने का। ठीक है, समझ में आई चीजें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकल लंबाई वाला एक अवतल दर्पण है, दर्पण अवतल दर्पण, इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक छवि बनाता है। वस्तु की दूरी पूछ रहा, वस्तु की दूरी मतलब वी पूछ रहा है, वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में है। अब देखो पहली बात तो अवतल है, अवतल दर्पण, फिर दर्पण है, तो दर्पण का फार्मूला की बात करेगा दर्पण, तो दर्पण में क्या करेंगे हम, प्लस रखेंगे 1/f 1/u प्लस 1/v। ठीक, अब देखो गिवन डेटा लिख लो, गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्या क्या है, देखो 20 सेंटीमीटर परिमाण की फोकल लंबाई, तो f दे दिया है, f
एफ दे दिया है, और फिर अवतल है, अवतल में क्या करेंगे, नेगेटिव लगा के रखेंगे, कितना, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लंबाई, लंबाई वाला एक अवतल दर्पण इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वास्तविक छब बनता है। मतलब u की वैल्यू दी है कितनी, -60 सेंटीमीटर। अब देखो वैल्यू पुट कर दो इस पे, 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 20 -20 बराबर 1/60 -60 प्लस 1/v। देखो इसको इधर लाओगे तो 1/v बराबर, ये इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 1/20 माइनस प्लस के 1/60। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 प्लस 1/60। क्योंकि अब 60 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसमें तो आप लोग माहिर हो ही। आगे कितना हो जाएगा, 1/v बराबर कितना, -2/60। तो 2 1 कम 2 और 30 दूना 60, तो कितना हो जाएगा, -1/30। अब देखो 1/v है ना, तो अगर v को लिखेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। तो -30, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही होगा आपका इसमें। तो ये चीज दर्पण में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेंस में क्या होगा, लेंस में यहाँ नेगेटिव होगा। लेंस में क्या होगा, 1/f 1/v 1/u माइनस 1/v। ये u है, ये v है, यहाँ पे माइनस है, ठीक, यहाँ पे माइनस है। कितना होगा, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v, ये लेंस में होगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर कौन सा हुआ, ये इसका आंसर हुआ आपका -30 सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये, देखो इसके बारे में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेराइनर का त्रिक नियम नहीं फॉलो कर रहा है। देखो कहेगा, इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं, आपने प्रीवियस ईयर में देखा होगा कि डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया था, तो डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया था। तो डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिया, इन्होंने त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम दिया। अब त्रिक नियम का मतलब, त्रिक नियम का मतलब क्या है, त्रिक नियम का मतलब यह है कि जो दोनों आपस में, जैसे ये इसमें दिया है, तो इसको जोड़ो, इसका परमाणु क्रमांक जो है इस परमाणु क्रमांक के बराबर होना चाहिए। ये डोबेराइनर ने दिया था त्रिक नियम। उसके आजू बाजू जोड़ के जो आए उसका औसत बीच वाला होना चाहिए, जो आजू बाजू वाला जोड़ो तो उसका औसत बीच वाला होना चाहिए। अब देखो कैसे, देखो लिथियम का कितना होता है, लिथियम का कितना होगा 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का कितना होगा, देखो पोटेशियम का कितना 19 होगा, तो ये कैल्शियम का 20 होगा, और एसआर का कितना होगा आपका 38, बेरियम का कितना होगा, बेरियम का आपका कितना होगा 56, और नाइट्रोजन का कितना होगा 7, फास्फोरस का कितना होगा, 15, एंटीमनी का कितना होगा, 51। अब इसका क्लोरीन का कितना होगा, क्लोरीन का 17 होता है। बेरियम का कितना होगा, बेरियम का होगा 35, और आयोडीन कितना होगा, आयोडीन का होगा 53। अब देखो, अब ये सारे ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता नहीं है तो क्वेश्चन को आप सही नहीं कर पाओगे। कह रहा है डोबेराइनर का त्रिक नियम नहीं लग रहा है किसमें। अब देखो
इसको इसको जोड़ो, बीच वाला एवरेज आना चाहिए। इसको इसको जोड़ो तो देखो, इसको जोड़ो 3, देखो किनारे किनारे वाले जोड़ना है, बीच का एवरेज आना चाहिए। 3 19/2 कितना हुआ? 22/2 11। ये सही है इसके मतलब, ये सही है, 11 है इसका सोडियम का। अब देखो इसको लिखो, कैल्शियम का 20 और बायरियम का 56/2, तो कितना हो गया? हो जाएगा 56 और 20 76/2। 76 किसका होगा? 38 दूना 76, 38, तो ये भी सही है। अब देखो इस पे आओ, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 और एंटीमनी का 51/2, तो 51 7 58, 58/2, ये कितना हो गया? ये कितना हुआ? ये वो 29। तो ये देखो पीबी कितना है? 15 है, तो ये नहीं होगा, ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब चेक, ये वाला चेक भी, ये वाला भी चेक कर लो। देखो क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का 17 है, आयोडीन का कितना है? 53 है बाई 2, तो ये 53 17 कितने होगा? 70/2 मतलब 35, 35 का। ब्रोमीन कितना हुआ? ब्रोमीन का कितना है? 35 है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। जो नहीं कर रहा है वो कौन नहीं कर रहा है? आपका ऑप्शन 3 नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन 3 नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन 3 नहीं कर रहा, तो आंसर कौन सा होगा? केवल ऑप्शन 3, केवल ऑप्शन 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो कह रहा है त्रिक नियम नहीं है, त्रिक नियम जिसमें नहीं लग रहा है। तो आप करना कैसे? देखो, जिसमें उसके आजू बाजू वाले जोड़ो, परमाणु क्रमांक जोड़ो, परमाणु क्रमांक का एवरेज बीच वाला होगा, बीच वाले एवरेज के बराबर होगा। आजू बाजू का इधर उधर का जो परमाणु क्रमांक होगा, बीच वाले परमाणु क्रमांक के एवरेज के बराबर होगा। आजू बाजू वाले के एवरेज जो होगा, परमाणु क्रमांक एवरेज होगा, बीच वाले के बराबर होगा। बस ये करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सा हेक्सिन की सजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य होगा? हेक्सिन कह रहा, हेक्सिन की सजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य होगा। तो हेक्सिन का देखो, हेक्सिन का कौन सा होगा? पेंटीन होगा नहीं, और पेंटेन पेंटीन दोनों नहीं होगा, हेप्टेन भी नहीं होगा। क्या होगा? हेप्टीन, हेप्टीन होगा। हेप्टीन आपकी उसकी अगली सजातीय श्रेणी का पद होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा दी गई प्रतिक्रिया में डैश डैश कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है। डैश कम करने वाले एजेंट के रूप में काम करता है। तो कम करने के एजेंट के रूप में जो इसमें काम कर रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है? देखो Fe2O3, ये क्या हुआ? ये जंग है, जंग का फॉर्मूला। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को गला घोटू गैस कहते हैं, गला घोटू गैस। सबसे जहरीली भाई ये होती है, सबसे जहरीली यही होती है। इसको और कहते हैं, देखो इसको अगर और कहेंगे तो कहां से निकलेगी? तो जो वाहन रहते हैं, वाहनों से कभी कभी निकलती है। सबसे ज्यादा किसे? कोयला जब जलाया जाता है, अंगीठी में कोयला, उससे निकलती है। अब देखो कह रहा है कम करने के लिए करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करता है, कम करने वाले एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो देखो आगे बन क्या रहा है? F2 बन रहा है, F3 था ना, Fe2 था ना, O3 था, तो यहाँ F2 बन रहा, यहाँ 3CO बन रहा। देखो यहाँ पे जो था वही ये था,
ठीक है भाई, ये जितना था वो तो उतना ही है ना, तो इसके मतलब जो जिसने कम किया है वो यही है जो हमको कम कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को धात्विक गुण का देखिए निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो धात्विक गुण एक चीज ये देखो ना, आपकी पीरियोडिक टेबल ऐसे होती है, ऐसा रहेगी पीरियोडिक टेबल ना, एस पी डी, नीचे क्या रहेगा? ये एफ रहेगा। देखो धात्विक गुण पूछ रहा ना, तो देखो इधर से इधर जाने पे क्या होगा? धात्विक गुण घटेगा, धात्विक गुण घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिगजैग पैटर्न होता ना, तो ये क्या है? ये क्या है आपके? ये है उपधातु। उपधातु, उसके इधर साइड में क्या है? इधर साइड में सब अधातु है, सब अधातु है। इधर साइड में क्या है? इधर साइड में तो धातु है, इधर साइड में सारे धातु हैं। अब देखो इधर से इधर जाने में धात्विक गुण घटता, लेकिन ऊपर से नीचे जाने में क्या होता? धात्विक गुण बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। तो आप उस तरीके से देखो, नीचे वाले में भी देखना है और इधर वाले में भी देखना है। देखो कहाँ का होना चाहिए? नीचे का पहले नीचे का होना चाहिए और पहली या दूसरी रो का होना चाहिए, पहली या दूसरी रो का होना चाहिए और सबसे नीचे का होना चाहिए। देखो एक तो आप याद करते हो हा ली निन्ना की रब से फरियाद। अब देखो ये कहाँ पे आएगा? ये सी एस यहाँ लिखो, एफ आर, ठीक, यहां पे लिखो। तो देखो अब देखो यहाँ जो होगा सबसे ज्यादा धात्विक गुण यहाँ पे वहां यहाँ वाला रखता होगा, यहाँ वाला रखता होगा ना सबसे ज्यादा धात्विक गुण। यहाँ वाला अगर सबसे ज्यादा धात्विक गुण रखेगा तो सी एस सबसे ज्यादा है, सी एस। तो देखो सबसे ज्यादा सी एस वाला है, तो सबसे ज्यादा तो यही होगा। अब एक ही से पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन है। सबसे ज्यादा तो ये है, सबसे ज्यादा सी एस वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे सी एस है ना, सी एस ही है, यहाँ पे तो सी एस ही है ना। अब देखो सबसे ज्यादा सी एस ही है, तो ऑप्शन में भी एक ही है, तो हमारा इसी से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसी से, कि ऑप्शन सी इसी से करेक्ट हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट है। अगर मैच करना चाह रहे हो, देखो बेरियम कहाँ पाया जाएगा? बेरियम आपका पाया जाएगा आपका यहाँ कहीं पाया जाएगा, दूसरे रो में, दूसरे में पाया जाएगा। फिर सोडियम कहाँ पाया जा रहा है? सोडियम यहाँ पाया जा रहा है, तो ये उसके ऊपर होगा कहीं पे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा एकदम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। कुल धारा मतलब आई पूछ रहा, आई की गणना कीजिए। अब देखो सबसे पहले ये देखना है ये क्लोज पाथ में ये किस में लगे हैं, ये किस में लगे हैं? ये लगे हैं सीरीज में, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमको आर निकालने में कोई तकलीफ भी नहीं होगी, आर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम आर कैसे निकालते हैं श्रेणी क्रम में? R1 प्लस R2 डैश डैश, जितने भी आर हो उसको सीधे जोड़ देते हैं। तो इसमें आर कितना हो जाएगा? R1 मतलब 2 ओम प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम, ठीक है। अब देखो 4 वोल्ट बैटरी भी दी है, V बराबर कितना दिया है? 4 वोल्ट।
अब ओम्स लॉ लगा देंगे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, V बराबर I इंटू आर, यही होगा ना, V बराबर I इंटू आर। अब देखो V की वैल्यू कितनी दी 4, I हमको निकालना है, R कितना दिया है 4 ओम। देखो 4 से 4 कैंसिल, तो I की कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आएगी 1 एम्पियर, I की वैल्यू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर है ऑप्शन में, मारो 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन इससे आना तय है, चाहे न्यूमेरिकल दे दे, चाहे इसका फार्मूला दे दे, चाहे डेरिवेशन दे दे, कुछ भी दे देगा, एक क्वेश्चन आना तय है। आप देख भी रहे होंगे हर एक सेट में एक क्वेश्चन मिल ही रहा है इससे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है क्वेश्चन, इससे देखो कुछ महिलाओं में डिंब वाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ये महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडे तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे मामले में डॉक्टर आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। नीचे प्रक्रिया में कुछ चरण दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए, गलत चरण का। अब देखो जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें होता क्या क्या है वो नीचे दिए गए हैं, उसमें कौन सी चीज नहीं होती है वो चीज आपको बतानी है। तो देखो युग्मनज को बाहर रखा जाता है और विकास एक परख नली में होता है, ठीक है। अब देखो युग्मनज बनता है और 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। ये आपको पता होगा, ये मास्टर साहब पढ़ाए भी बहुत बार होंगे कि युग्मनज बाहर बनाया जाता है, फिर 1 सप्ताह के बाद उसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। अब देखो अंडे और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है, बिल्कुल ये परख, ये जो एक मतलब फर्टिलाइजेशन इसको बाहर करवाते हैं वो लोग, अपना बाहर करवाते हैं, तो ये भी सही है। देखते हैं नेक्स्ट। पूर्ण विकास गर्भाशय में होता है। हाँ, फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको बाहर करते हैं, बट इसका जो कुछ टाइम के बाद में उसको गर्भाशय में रख देते हैं, फिर पूर्ण जो आपका विकास होता है वो गर्भाशय में ही होता है। तो देखो आपका डी भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है। युग्मनज को बाहर रखा जाता है, बाहर बिल्कुल नहीं रखा जाता, बाहर रखा जाता है और विकास एक परख नली में होता है। देखो बाहर रखा तो जाता है, विकास परख नली में नहीं होता है। विकास कहाँ होगा, विकास गर्भाशय में ही होगा, विकास गर्भाशय में ही होगा। तो ये गलत है, ए वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को बताता है? कह रहा है निम्नलिखित में से एक कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को बताता है? उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को बताएगा। तो देखो क्या बताएगा, केवल वाष्पोत्सर्जन और प्रसार, केवल वाष्पोत्सर्जन और भंडारण। देखो वाष्पोत्सर्जन, प्रसार और भंडारण तीनों दर्शाएंगे, वाष्पोत्सर्जन, प्रसार और भंडारण तीनों दर्शाएंगे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर सी आपका सही हो जाएगा। अब वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन कह रहा ना, तो इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवापोट्रांसपिरेशन मतलब जो पत्तियों से पानी इवापोरेट हो, जो पत्तियों से पानी वाष्प हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इवापोट्रांसपिरेशन। तो आंसर कौन सा? अब जैसे देखो इवापोरेशन की बात कर लेते हैं। इवापोरेशन, तो इवापोरेशन की अगर बात करेंगे तो ये सतही घटना है पहली बात तो,
सतही घटना है। नंबर 2 स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। इवापोरेशन और एक काम और करता है, इसमें होता क्या है, इसमें द्रव गैस में बदलता है। किसमें? द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, द्रव से गैस में इवापोरेशन में परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर आपका सारे होंगे कि वाष्पसर्जन भी होगा, प्रसार भी होगा और भंडारण भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है ये, पढ़ो क्या है। प्रतिक्रिया में ZNO प्लस कार्बन मिलके जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें से कौन सी चीज हो रही है? Zn रिडॉक्स प्रक्रिया से नहीं गुजरता। नंबर 2 ZNO को जिंक में ऑक्सीकृत किया जाता है। अब ZNO को Zn में घटा दिया जाता है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में कम हो जाता है। तो देखो इसमें जो देख के बताओ हो क्या रहा है। हो क्या रहा है कि ZNO से जब कार्बन ने रिएक्शन किया तो बन क्या गया, Zn बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ZNO को जिंक में घटा दिया, ZN को जिंक में घटा दिया जाता है, ZN को जिंक में घटा दिया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, देखो दिख रहा सही ना? देखो, जब एक चुंबक जब किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित संभावित अंतर पैदा करता है। क्या होता है जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं? अगर कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ा देंगे ना, चुंबक की गति बढ़ा देंगे तो उसमें जो संभावित अंतर होगा वो बढ़ जाएगा। ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है। कुंडली में प्रेरित धारा समान रहती है? नहीं, कुंडली में संभावित अंतर वही रहेगा, नहीं बढ़ जाएगा। कुंडली में प्रेरित संभावित अंतर कम नहीं होगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। कहाँ है? तो ऑप्शन डी ही आपका होगा। पढ़ो देख लो चाहे। कुंडली में प्रेरित संभावित अंतर बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। जब उसकी स्पीड तेज करेंगे, उसकी गति तेज कर देंगे तो कुंडली में जो का नाम प्रेरित संभावित अंतर होगा वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आने वाला क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन हर बार हर एक सेट में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अब देखो पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1000 वाट रेटेड एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटेड एक इलेक्ट्रिक गीजर का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है। 10 दिनों में खपत की गई ऊर्जा किलोवाट में है। अब देखो किलोवाट में है तो देखो आप एक चीज, किलोवाट आवर बाई 1000, यही करना है, सब में करना है। किलोवाट आवर सब में करना है। तो देखो 1000 वाट की रेटेड एक इलेक्ट्रिक हीटर है, वो भी 4 घंटे चल रहा है, इसको भी 10 दिन चलाना है। ठीक बात है। फिर क्या है? फिर एक चीज 2000 वाट रेटेड एक इलेक्ट्रिक गीजर है, 2000 वाट एक इलेक्ट्रिक गीजर है, ये भी प्रतिदिन 4 घंटा चल रहा है और 10 दिन चलाना है। ठीक, बाई 1000, जितने भी हो उनको सबको जोड़ के 1000 से डिवाइड कर दो। अब देखो क्या कर सकते हो इसमें सब में क्या कॉमन ले सकते हो? 4 10 कॉमन है, कितना बचेगा? 1000 2000 3000 बटे 1000, 3 बचेगा। तो 3 चक्कू 12, 1 0, 120 वाट, किलोवाट, 120
किलोवाट, 120 किलोवाट। आंसर कौन सा होगा? आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट। आंसर आपका सी करेक्ट होगा। इसका तरीका यही है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट दिए हो, जितने भी इक्विपमेंट दिए हैं, उनको सबको लगा दो, सबको लगा के 1000 से डिवाइड कर दो, बस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब देखो, अब दिख रहा होगा, ठीक। देखो, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर पहचानें। इतने ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन है आरआरबी का, ओरिजिनल ऐसे ही आएंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर पहचानें। कथन पहला है, आयनिक यौगिक आमतौर पर भंगुर मतलब ब्रिटल, क्या? ब्रिटल, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। आयनिक यौगिक आमतौर पर ब्रिटल होते हैं, हाँ सही बात है, ब्रिटल होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़ों में टूटते हैं, ये भी बात सही है। कि अब ब्रिटल कोई चीज होगी, ब्रिटल मतलब जिसे आप देखते हो, जिसका नल वल बना होता है, ब्रिटल होता है। और जब उस पर दाब डालोगे तो टुकड़ों में टूटेगा, बिल्कुल बिखर जाएगा, जैसे ऐसे, जैसे ग्लास टाइप में। जैसे आपका ग्लास है कांच का गिलास, ऐसे ऐसा लगेगा, ठीक है, बट उस पर दबाव डालोगे तो टुकड़ों में टूटेगा, टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो ये बात सही है कि आयनिक यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ये बात इतनी भी सही कह रहा है। आगे कह रहा है दबाव डालने पर टुकड़ों में टूटते हैं, ये भी बात सही कह रहा है, ठीक बात है। अब आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। कह रहा है गलनांक और क्वथनांक कम होता है, ना, गलनांक और क्वथनांक दोनों ज्यादा होते हैं। देखो, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और गलनांक भी ज्यादा होगा। इतनी जल्दी थोड़ी गलेगा, अब जो ब्रिटल होगा इतनी जल्दी थोड़ी गलेगा, सोचिए कि देखो, जो ब्रिटल होगा, जो भंगुर होगा, उसका गलनांक कम होगा नहीं, और जिसका गलनांक ज्यादा होगा वही भंगुर होगा। अब क्वथनांक भी उसका सिंपल है, ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए ही सही होगा। खाली कथन ए सही, बी गलत है। दोनों कथन सत्य है नहीं, एक कथन सत्य, दो कथन असत्य। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिवली की कुछ विशेषताएं नीचे दी लिखित हैं, गलत विकल्प का चयन करें। एलिवलाई मतलब, देखो, ये यूनिट है किसकी? ये यूनिट है फेफड़ों की। किसकी? फेफड़ों की। एलिवलाई फेफड़ों की यूनिट, जो सांस लेने को कंट्रोल करता है, वो यही कंट्रोल करती है, एलिवलाई कंट्रोल करेगी। इसका जो शेप होगा किस तरीके का होगा? शेप बिल्कुल ऐसे जैसे होगा, शेप ऐसे गुच्छे के तरीके से होगा, गुच्छे जैसे होगा। अब देखो इसको पढ़ो, जो गलत है वो चयन करना है। रक्त वाहिकाओं का व्यापक नेटवर्क है, कह रहा रक्त वाहिकाओं का एक व्यापक नेटवर्क है। कुछ कुछ बात सही लग रही है। अब आगे पढ़ो, पतली दीवार वाले होते हैं, पतली दीवार वाले तो होते हैं, बड़ा सतह क्षेत्र होता है, इनका सतह क्षेत्र बहुत बड़ा, गुच्छे 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 होते हैं, इनका सतह क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। तो देखो सतह क्षेत्र तो बड़ा होता ही होता है। उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, उंगली जैसी मतलब ऐसी संरचनाएं थोड़ी होंगी जैसे ये है, ऐसी संरचनाएं थोड़ी होती, ऐसे उठा जैसा होता है, ऐसे 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 गुच्छा जैसा होता है। उंगली जैसी संरचनाएं नहीं होती, ये गलत है, उंगली जैसी संरचनाएं नहीं होती। देखो, बड़ा सतह क्षेत्र भी होगा, पतली दीवार वाले भी होंगे और रक्त वाहिकाओं का व्यापक नेटवर्क भी होगा। तो आंसर जो गलत है वो गलत डी ही है। तो डी गलत है, मतलब हमारा डी ही आंसर है, क्योंकि हमको गलत चूज करना है, गलत हमको चूज करना है। अब एलिवलाई यूनिट किसकी होगी? फेफड़ों की यूनिट होगी। किसकी? फेफड़ों की यूनिट एलिवलाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान पत्तियों के एक किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होती है? कह रहा है किस भाग में। क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से। क्लोरोफिल है तो आप दगाए के क्लोरोफिल न मार देना। क्लोरोफिल आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर ऐसे करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल आंसर इसका नहीं। कह रहा है श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में कह रहा है किस भाग में, किस पिगमेंट की वजह से नहीं बोल रहा है कि कौन सा पिगमेंट होता है, पिगमेंट नहीं बोल रहा है, कह रहा है किस भाग में। तो किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो जो भाग पूछ रहा है तो वो कौन सा होगा? स्टोमेटा। कौन से भाग में? स्टोमेटा भाग में होता है। अब क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा? क्लोरोफिल की वजह से ये हरित लवक प्रोवाइड करता है। देखो क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पत्ते हरे दिखते। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से। इसकी प्रेजेंस में पत्ते जो हरे होंगे तो खाना भी पूर्ण तरीके से बना पाएंगे। और फिर क्या है? थैलाकोइल, ऐसा पता नहीं, ग्रेना नहीं। आंसर कौन सा होगा? स्टोमेटा। आंसर डी आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल का एथेनोइक एसिड में रूपांतरण निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? देखो इथाइल का एथेनोइक एसिड में परिवर्तन होगा तो समझो ऑक्सीडेशन उसका हुआ होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण हुआ होगा। दहन प्रक्रिया नहीं होगी, प्रतिस्थापन भी नहीं होगा, अतिरिक्त प्रतिस्थापन भी नहीं होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण उसका हुआ होगा, तभी वो बदला होगा एथेनॉल का एथेनोइक एसिड में रूपांतरण तभी हुआ होगा जब उसका क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन हुआ होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा हो तो क्लास को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया गया है। डिवाइस से कनेक्ट होने वाले फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग क्या है? न्यूनतम रेटिंग मतलब वो पूछ रहा है करंट। क्या पूछ रहा है? करंट पूछ रहा है। अब देखो ऐसे भी समझ में आए तो नीचे ऑप्शन देखो, एम्पियर सब में दिया है तो करंट की यूनिट तो एम्पियर होगी, करंट पूछ रहा है। अब लिख लो गिवन डेटा। क्या लिखोगे? गिवन क्या है? देखो इलेक्ट्रिक हीटर 220 वोल्ट है, V की वैल्यू कितनी है? 220 वोल्ट। पावर कितना है? 2200 वाट। ठीक, रेट किया गया है डिवाइस कनेक्ट होने पर होने वाले फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग। अब देखो इसका फार्मूला क्या होगा? P बराबर V इंटू आई, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट, पावर बराबर वोल्टेज इंटू करंट। तो पावर कितना दिया गया? 2200। वोल्टेज कितना आ रहा है? 220। करंट तुमको निकालनी है तो कितनी निकाल दोगे? 0 से 0 और 22 से 22, तो करंट कितना आ जाएगा? 10 एम्पियर। कितना? 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर किसमें दिख रहा है? बस मारो तुरंत आंसर। आंसर बी करेक्ट होगा आपका। आंसर बी आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, घूमने वाला। कह रहा है प्रेरित संभावित अंतर की एसआई यूनिट। प्रेरित संभावित अंतर होता कौन है? पोटेंशियल, विभवांतर। अब समझ में आ जाएगी यूनिट क्या होगी इसकी। अगर प्रेरित संभावित अंतर की एसआई यूनिट पूछ रहा है तो प्रेरित संभावित अंतर विभवांतर की यूनिट वोल्ट।
किसकी? वोल्ट होगी। एम्पियर किसकी होगी? करंट की। ठीक है, तो क्या होगा? एम्पियर, सॉरी वोल्ट। आंसर कौन सा होगा? आंसर ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस। क्वेश्चन है, देखो, एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, लेंस से 1.5 मीटर दूर, 1.5 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। छवि की दूरी ज्ञात करें। छवि की दूरी केवल ज्ञात करने को पूछ रहा। छवि की दूरी मतलब आवर्धन, मतलब m बराबर -v/u, यही तो कह रहा है। अब देखो, छवि की दूरी ये है, ये है छवि की दूरी, छवि की दूरी। v क्या है? छवि की दूरी। m क्या है? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। u क्या है? u है आपका 1.5 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर, उत्तल लेंस की रखी वाली दूरी, रखी वाली दूरी जो जिस पे रखा है, तो सब वैल्यू पुट कर दो। देखो है आवर्धन क्षमता कितना है? -3, -3 बराबर -v। u कितना दिया गया? 1.5। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, v बराबर कितना आ जाएगा? 1.5 को 3 से करेंगे 4.5, किसमें? मीटर में। 4.5 मीटर। कौन सा आंसर है? माइनस का है तो आंसर नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? प्लस का। आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, थोड़ा दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा अच्छे से। देखो करो। मनुष्यों में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताएं हैं, नीचे उल्लिखित हैं। गलत विकल्प का चयन करें। इसमें भी गलत विकल्प ही बताना है, इसमें ही गलत विकल्प ही बताना है। किसकी? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र मतलब जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, जिसमें गलत चयन करना है आपको। तो परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेशन की बात करेगा। अब देखो, उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण होता है। नेक्स्ट वाला पढ़ो। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ये बात बिल्कुल सही, बहुत बार मैंने बोला भी है, प्लेटलेट्स आपके रक्त के थक्के जमने में हेल्प करता है। लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है, ये भी सही है। ऊतक द्रव, लसिका को ऊतक द्रव भी कहा जाता है। कोशिकाएं जुड़कर शिराएं बनाती हैं। केशिकाएं जुड़कर शिराएं बनाती हैं, ये भी बात सही है कि केशिकाएं जुड़कर शिराएं बनाती हैं। तो कह रहा है, अब जब हमारे 3 सही हो गए तो आंसर कौन सा होगा? आंसर ए ही होगा। जब हमारे 3 सही है इसके मतलब आंसर ए ही है। अब पढ़ लो उसको। उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। संकुचन के कारण उच्च रक्तचाप नहीं होता है। उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण नहीं होता, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हे पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष पर एक दिए गए बिंदु पर प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है इसमें। किसके बारे में? एक गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष पर दिए गए बिंदु पर प्रकाश की किरण को अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखो, प्रयुक्त दर्पण अवतल है, बिल्कुल अवतल है, तभी तो का नाम आपको बिंदु पर प्रकाश की किरण को अभिसरित कर पा रहा है। दर्पण अवतल है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। धनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि जब अवतल है तो क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा, तो ये धनात्मक नहीं होगा।
बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है, हाँ। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है, हाँ, ये भी मुख्य फोकस है। देखो बी नहीं होगा, ए और सी होगा। देखो आंसर, देखो बी तो होगा नहीं, बी कैंसिल करो। देखो बी नहीं होगा, बी कैंसिल करो, बी कैंसिल करो, ये बी कैंसिल करो, ठीक है। और बी, ए एंड सी, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि ए कह रहा है प्रयुक्त दर्पण अवतल है, अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। देखो यहाँ धनात्मक ना होते ऋणात्मक होता तो ये भी सही होता, ऋणात्मक होता तो ये भी सही होता। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, आज इतने क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। साइंस बहुत अच्छे लेवल की पूछते हैं आरआरबी में, बहुत अच्छे लेवल की। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप ये क्लास प्रॉपर करते रहिए। क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, प्रॉपर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, जो हम बता रहे हैं उसको करके चलिएगा। तो आपके 20 नंबर, 20-21 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। जो कि आपके 25 नंबर, जो कि आप 25 नंबर, लगभग 25 नंबर की साइंस आएगी। 25 में से अगर आप प्रॉपर हमसे जुड़े हैं तो हम 20 प्लस होने की गारंटी लेते हैं, 20 के ऊपर लाने की गारंटी लेते हैं। हम मिलवा देंगे जब आपका एग्जाम होगा कि 20 जो क्वेश्चन आएंगे जो हमने कराए इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, 20 के ऊपर क्वेश्चन आएंगे आपको, अगर प्रॉपर आप हमसे जुड़े रहते हो, जो जितना हम करवाते हैं उतना कर लेते हो। थैंक यू। तो मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए, जो भी क्यूरीज रहे कमेंट में आप बताते रहिएगा। थैंक यू।